हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के देखिए प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन सारा नियम जो है ना इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए हम एक अच्छी नोट्स मतलब बनाए हैं, हैंड राइटिंग आप लोग के लिए एकदम काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। यदि आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो इस नोट को ज़रूर एक बार जो है ना अपने कॉपी में ऐड कर लें और इससे जो है ना आपका बेटर नोट्स तैयार हो जाएगा प्रकाश चैप्टर से, ठीक ना। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं और सारा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन एकदम से सारा कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना कॉपी में नोट्स इसी तरह से आप बना लें ताकि ये जो है ना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा नंबर दिलवाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश क्या है। तो जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम इसीलिए बोले हैं कि मतलब प्रकाश जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो देखिए ये तो हो गया प्रकाश। चलिए अब प्रकाश के स्रोत पूछेगा कि देखिए जब अब हमको प्रकाश जो मिलता है अभी इस पे लाइट आ रहा है, अब किसके थ्रू आ रहा है। तो देखिए ये विद्युत मतलब बल्ब के थ्रू हम यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉपी पे लाइट आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश के स्रोत। जैसे हम किसी चीज़ से निकल रहा है, जैसे मोबाइल का लाइट जलाएंगे तो वो एक हो गया प्रकाश का स्रोत हो रहा है, ठीक ना। जैसे सूर्य हो गया तो उससे हमको क्या हो रहा है, रोशनी प्राप्त हो रहा है, तो वो हो गया प्रकाश का स्रोत। अब हम बोलेंगे कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा आपको लिख देना है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। देखिए उत्सर्जित मतलब होता है कि निकलना, जैसे मोबाइल से लाइट जला रहे हैं तो उससे रोशनी बाहर आ रहा है तो उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जित हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए जैसे में हम सूर्य दे देंगे, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दीपक हो गया इत्यादि, क्योंकि इस सब से हमको क्या मिलता है, मतलब रोशनी प्राप्त होता है। चलिए अब देखिए यहाँ से हम अगला देखते हैं। अगला है कि प्रकाश के कितने स्रोत हैं। तो प्रकाश के कितने स्रोत पूछेंगे तो आपको लिखना है कि प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। एक होता है प्राकृतिक जो मतलब भगवान द्वारा बनाया गया है, एक होता है मतलब मानव निर्मित जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। जैसे यहाँ से सूर्य हो गया एवं तारे, ये सब क्या है, मतलब प्राकृतिक स्रोत है। और यहाँ से देखिए विद्युत बल्ब हो गया, दीपक हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या है, ये मानव निर्मित चीज़ें हैं। तो ये सब से जो है ना मतलब हमको क्या मिलता है, प्रकाश का स्रोत मिलता है। तो इसमें दो चीज़ हो गया, एक प्राकृतिक हो गया और एक मानव निर्मित हो गया। तो आप लोग इसी तरह से नोट करते चलिए ताकि आपका एक अच्छे नोट्स तैयार हो सके प्रकाश चैप्टर का। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में, पूछेगा कि किस रेखा में गमन करती है। तो आपको लिखना है कि प्रकाश हमेशा जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये पॉइंट हो गया। चलिए अगला पॉइंट है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग है। काहे कि वहां से पूछता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रकाश एक कैसी तरंग है। तो यहाँ से आपको देना है अनुप्रस्थ या रहेगा उसमें विद्युत चुंबकीय। तो इस दोनों में से जो रहेगा उसको मारेंगे, या दोनों रहेगा तो इनमें से मारना है, ए या बी दोनों मारना है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट है कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। चलिए अगला पॉइंट हम देखते जाते हैं। तो आप लोग भी साथ ही साथ क्या कीजिए कि इसको नोट्स तैयार करते चलिए ताकि आपके लिए जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए प्रकाश कण के रूप में इसको क्या कहते हैं, तो ये होता है फोटॉन होता है। क्या होता है, फोटॉन। तो इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सबसे अधिक होती है। और इसका मान जो होता है आपको रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये एकदम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा काहे कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल थोड़ी जो है ना कम होती है, किससे, निर्वात से। यदि पूछे ना कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो लगभग जो है ना इसमें अप्रॉक्सीमेटली इससे थोड़ा सा कम होता है, मतलब किसका, वायु का, जिसको हम हवा का बोलेंगे। तो ये निर्वात से थोड़ी कम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं पॉइंट कि जल में प्रकाश की चाल देखिए 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसको भी मान याद रख लीजिएगा कि जल में प्रकाश की चाल जो होता है
2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक ना। चलिए अगला है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो देखिए कांच में जो प्रकाश की चाल होती है ये होती है 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक ना। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए यह एक प्रकाश का स्रोत नहीं है। देखिए एक चीज एकदम से नोट करके लिख लेना कि आप पूछेगा कि चंद्रमा में क्या अपना प्रकाश होता है, नहीं। इसमें क्या होता है कि सूर्य के रोशनी से जो मतलब चमक होता है उसी से हमको क्या होता है, इस पे जो चमक पड़ता है इसी से हमको लाइट प्राप्त होता है। तो इसलिए अपना इसमें रोशनी नहीं होता है चंद्रमा में, तो ये इसलिए ये क्या होगा, प्रकाश का स्रोत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत पूछेगा कि क्या है, तो ये हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि मानव यहाँ से ये प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। हाँ एकदम से VVI क्वेश्चन है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन याद रखना है आपको। देखिए अगला है पॉइंट कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने मिनट लगता है। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो यहाँ से प्रकाश को यहाँ सूर्य को लगता है पृथ्वी पर, ये 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है टाइमिंग, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसको हम बोल सकते हैं कि देखिए यदि इसको सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 480 या 20, ये 500 सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 500 सेकेंड बोल सकते हैं या तो 8 मिनट 20 सेकेंड बोल सकते हैं। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इसको फास्ट में थोड़ा सा करते चलिए कि आपका टाइम का बचत हो, टाइम का ज़्यादा आपको नहीं लेते हुए और अच्छे नोट आपका तैयार हो जाए, तो ये एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम अगला पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है मेरा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है किलोमीटर। तो पूछेगा कि आपको कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितने किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाएगा। कौन, पृथ्वी से सूर्य कितना है, ये दूरी है। इसीलिए जो है ना देखिए इतना दूर रहने के बावजूद तब तो छोटा यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन क्या है पृथ्वी से कई गुना जो है ना ये क्या है, बड़ा है, मतलब सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश का स्रोत ऊर्जा और बदलता है। तो अब प्रकाश का स्रोत जो है जैसे बल्ब से जो रोशनी निकलता है ये विद्युत, पहले बल्ब में क्या करते हैं तो हम विद्युत ऊर्जा उसमें पहले डालते हैं, उसके बाद जैसे हम बिजली देंगे तब ये जो है ना वो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऐसे बल्ब आप लगा दो घर में, यदि लाइट नहीं है घर में, मतलब बिजली नहीं है उसमें लाइन, तो क्या वो लाइट दे देगा, नहीं देगा। तो इसलिए हम विद्युत ऊर्जा से उसमें किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक ना। चलिए मोमबत्ती जब जलती है तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा से, मतलब किस में देती है, प्रकाश ऊर्जा में। यदि हम इसको जला देते हैं मोमबत्ती को, तो ये पहले क्या होता है, रासायनिक क्रिया से इसको गुजरना पड़ता है, उसके बाद जो है ना क्या, ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए लालटेन है, लालटेन हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। टॉर्च हो गया विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। यदि टॉर्च में बैटरी नहीं रहेगा तो क्या जल जाएगा, तो इसीलिए हमको पहले उसमें विद्युत प्रदान करना पड़ता है, तब जाके वो लाइट देता है। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट है मेरा कि प्रदीप्त या आत्मदीप्त किसे कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है यहाँ से कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त कहलाते हैं। अब देखिए स्वयं प्राप्त करने का मतलब हो गया कि जैसे प्रदीप्त, जैसे में हम लिख सकते हैं सूर्य क्या उसमें कोई रोशनी देने जाता है, नहीं, वो अपने आप, मतलब जैसे सुबह होंगे तो उससे रोशनी हमको होना क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तारे हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, लालटेन इत्यादि, ये मतलब क्या बोलेंगे हम, मतलब प्रदीप्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त, जिससे हमको रोशनी प्राप्त हो सके। चलिए अगला है कि अदीप्त या यहाँ से अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो परिभाषा इसका लिखेंगे हम, वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे अप्रदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी से क्या हमको लाइट प्राप्त होगा, आएगा, इससे क्या मतलब जो है ना इससे रोशनी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। प्लास्टिक है, नहीं। पत्थर, तो ये सब जो है ना क्या है, इसका एग्जाम्पल अप्रदीप्त, जिससे हमको लाइट प्राप्त नहीं हो सके, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब
अप्रदीप्त में आ जाएगा, या तो हम अदीप्त बोल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आपको ये पूछा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको परिभाषा लिखना है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या करना है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, इतना आपको परिभाषा उसमें लिख देना है, ठीक ना। अब देखिए अब पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए किरण पुंज जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो जाते हैं, तो एक होते हैं समांतर किरण पुंज। क्या हो जाते हैं, समांतर किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से ये लाइन, जैसे हम रोशनी कोई गुजारेंगे तो ये यदि स्ट्रेट जा रहा है, सीधा में जा रहा है, तो ये हो गया मेरा क्या, समांतर किरण पुंज हो गया। क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। तो ये हो गया, यहाँ से ये चीज ध्यान देना। यदि सीधी रेखा, मतलब यहाँ एक आदमी को खड़ा कर देते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, और यहाँ, और एक इस साइड से टॉर्च ले लेके सिंगल आदमी क्या हो गया, खड़ा हो गया, और ये जला रहा है इस पे। एक मतलब सीधी रेखा में सभी के सभी के ऊपर जला रहा है, तो ये एक समांतर किरण पुंज हो गया। क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग जो है ना एकदम से साथ साथ नोट तैयार करते चलिए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क आ सके साइंस पोर्शन में। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो इसमें दूसरा हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। पहला तो हुआ समांतर, अब दूसरा कौन हो गया, अपसारी किरण पुंज। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए यदि हम यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं, इसी से हम क्या करते हैं कि एक जगह होके एक टॉर्च इधर जला रहे हैं, एक टॉर्च सीधा इधर मार रहे हैं, एक ही हाथ में, मतलब मानो कि हमको 5 टॉर्च है, तो सबको क्या करते हैं, इस टाइप से फैला देते हैं और सबको जला के छोड़ देते हैं। तो सब क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से मतलब जो है ना विभिन्न दिशाओं में, मतलब इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश चला जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे कि मतलब इसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक ना। एक ही पॉइंट से यदि विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसको हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अब देखिए तीसरा पॉइंट हो जाता है मेरा कि अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाता है, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए एक पॉइंट है, अब मान लेते हैं एक पॉइंट है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ है, चलो यहाँ और यहाँ है। तो अब क्या करवाएंगे कि ये सारा आदमी जो है, यहाँ मान लो कि एक मतलब जो है ना कुछ यहाँ से एक आदमी, मान लो एक ही आदमी को पॉइंट पे खड़ा कर देते हैं और सभी आदमी क्या कर रहे हैं, इसी के ऊपर मतलब टॉर्च जला रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये इसका देखिए सिंबल उल्टा हो गया है, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। एक ही किरण पुंज पे मतलब क्या, एक ही बिंदु पे आना चाहिए, तो ये हो जाएगा इधर से रिटर्निंग, ठीक ना। तो इस तरह से एक पॉइंट पे जो आएगा इसको बोलेंगे हम ये अभिसारी किरण पुंज, ठीक ना। चलिए इसको अच्छे से मतलब जो है ना नोट करते चलिए, एकदम से इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है हल्के में मत लो, यहाँ से आप अच्छे नोट्स तैयार कर लो ताकि आपके लिए एकदम से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अगला पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं। चलिए हम तीनों के बारे में यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, कम समय में अच्छे नोट्स तैयार करवा देंगे। तो आप लोग जरूर जो है ना इसको एक बार पढ़ ले ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क आ सके। चलिए देखिए अगला है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारदर्शी हम बोलेंगे कि ऐसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए तो वह पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में हम वायु, जल, कांच, जैसे हम वायु लेते हैं तो हवा में क्या, जैसे हम टॉर्च मारेंगे तो मतलब क्या हवा से आर पार नहीं करेगा। रात होगा जैसे मतलब टॉर्च मारते हैं, देखिए किरण आर पार हो जाता है, चाहे दिन भी हो तो मतलब कि क्या होता है वो किरण आर पार हो जाता है। तो हम वायु ले सकते हैं। जल भी लेंगे तो देखो जल लेते हैं, जैसे एक लोटा पानी लेंगे उसमें मारेंगे तो पूरा जल के अंदर मतलब जो है ना पूरा उसका लोटा का जो है ना अंदर पेनिया तक मतलब ठेकाएगा, ठीक ना। तो अब जैसे कांच, कांच से भी क्या हो जाएगा, जैसे व्हाइट कांच लिए तो वो आर पार कर रहा है, तो ये सब हो जाएगा पारदर्शी हो जाएगा, ठीक ना। जिससे कि आसानी से समझ जाइए कि मतलब प्रकाश जिससे हम आर पार कर सके तो मतलब हो जाएगा पारदर्शी माध्यम, ठीक ना।
अब देखिए अगला हम पॉइंट लेते हैं। देखिए अब इसी में हम फिगर बना दिए हैं। तो यह एक मतलब जो है ना वस्तु लिए हैं। अब वस्तु यहाँ से लिए हैं, उसके बाद जो है ना इससे क्या किए हैं कि लाइट प्रवेश कर रहे हैं। तो मतलब मान लेते हैं कि इसी एक वस्तु के रूप में ये कांच है, तो इससे हम प्रकाश देखिए आर पार करवा रहे हैं। तो कांच से जैसे हम इधर से टॉर्च मार रहे हैं तो इस साइड निकल जा रहा है इसका रोशनी। तो इसी तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो अगला पॉइंट है मेरा कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा सा भी प्रकाश पार नहीं हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए कहने का मतलब इसका हो गया कि कुछ भी प्रकाश आर पार ना करे। जैसे हम दीवार ले लेते हैं, दीवार में जब टॉर्च मारेंगे क्या वो आर पार कर जाएगा, तो वो आर पार नहीं कर रहा है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, पदार्थ अपारदर्शी बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ से अपारदर्शी में हो गया कि लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया इत्यादि, का है कि इस सब से जो है ना क्या होता है प्रकाश आर पार नहीं होता है, तो ये आ गया अपारदर्शी में। चलिए हम पारभासी के बारे में अब जान लेते हैं। देखिए पारभासी क्या होता है, तो आपको यहाँ से लिख देना है कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश निकल जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, मतलब हमको धुंधला दिखाई दे, प्रकाश आर पार हो लेकिन कुछ अंशतः मतलब पार हो, मतलब धुंधला दिखाई देना, तो वही कहलाता है पारभासी कहलाता है। मतलब हमको फ्रेश स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो उसको कैसी पदार्थ बोलेंगे हम, पारभासी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे धुआं हो गया, तो धुआं में जैसे हम टॉर्च मारेंगे तो देखिए स्पष्ट रूप से कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, लेकिन पता चलेगा कि वहाँ पे है व्यक्ति। अब देखिए यहाँ से कुछ अंशतः, यहाँ से तो सॉलिड प्रकाश जा रहा है लेकिन कुछ अंशतः मतलब धुंधला हमको दिखाई देना, यही कहलाता है पारभासी पदार्थ। चलिए अगला देख लेते हैं कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो देखिए यहाँ से प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, जैसे वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँच जाती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि मान लो कि यहाँ से एक व्यक्ति है और एक यहाँ है, तो अब देखो ये व्यक्ति जो है ना यहाँ से टॉर्च मार रहा है, मतलब रोशनी यहाँ से मार रहा है, तो यहाँ से आ गया यहाँ लाइट, तो इस बीच के जो दूरी होती है ये वाला, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं। तो जैसे यहाँ से एक व्यक्ति को हम खड़ा कर देते हैं और एक व्यक्ति यहाँ है, तो इस पे टॉर्च मार रहा है ये, तो इसके बीच के जो गैप है इसी को बोलते हैं हम प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं कि छाया, जिसको हम शैडो कहते हैं, तो शैडो किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पूछेगा जैसे कि छाया किसे कहते हैं, तो आपको लिख देना है कि प्रकाश के सामने जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र हो जाता है, जिसे छाया कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए छाया जहाँ जैसे कि हम प्रकाश के सामने मतलब जो है ना खड़ा हो जाएंगे, तो अब हमसे क्या होगा कि पीछे साइड तो आएगा लेकिन आगे नहीं निकल पाएगा, तो आगे जो नहीं निकलेगा तो उससे क्या होगा, मेरा छांव बनेगा, तो छांव बनेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे, ठीक ना। तो ये जो है ना क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लें। चलिए हम अगला पॉइंट्स देख लेते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के या परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इसको अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब देखिए आ गया है प्रकाश का परावर्तन, आ गया क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाता है, किसी भी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो अब देखिए जैसे कि हम एक मतलब जो है ना एक प्लेन सरफेस यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, मानते हैं कि ये जो है ना समतल सरफेस है। अब देखिए यहाँ से हम कोई बस यहाँ से लाइट मार रहे हैं, जैसे यहाँ से टॉर्च को हम मार रहे हैं, तो ये यहाँ से टकरा के समतल सतह से ये परावर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अब उसी तरह दूसरा हो गया, यहाँ मारे तो ये सामने टकरा के यहाँ आ गया। अब तीसरा टॉर्च जैसे जलाएं तो यहाँ से यहाँ, इसी तरह प्रक्रिया चलता रहेगा। तो जब ये होता है तो इसको बोलते हैं हम नियमित परावर्तन, मतलब किसी एक सतह से मतलब जो है ना एक नियमित रूप से टकरा कर वापस मुड़ जाए तो उसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक होता है अनियमित परावर्तन, किसको बोलते हैं,
तो ये देखिए एक समतल नहीं है, रुख रहा है। क्या है? रुख रहा, मतलब जो है ना टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, और या तो हम ऊपर नीचे यहाँ से पृथ्वी को बोल सकते हैं। यदि वैसा है तो आप जैसे यहाँ से हम मारेंगे, मान लीजिए एक सतह ऐसा है रुखरा टाइप का, तो इसको जो है ना यहाँ मारेंगे ना, तो ये इधर मतलब कहीं जब रुक रहा है तो किधरों से किधरों क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये परावर्तित हो जाएगा। यहाँ मारेंगे तो इधर चल जाएगा, यहाँ मारेंगे तो इधर, मतलब एक नियमित रूप से, एक नियमित ढंग से क्या हो रहा है, मतलब यहाँ से प्रकाश परावर्तित नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अनियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे हम? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। चलिए इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला, इसके बारे में हम समझते हैं अच्छे से, ताकि आप अच्छे से एक बारे में लिख सकें। तो देखिए एक आपको क्या करना है कि समतल सतह लेना है, ठीक ना। अब एक समतल, या तो समतल यहाँ से सतह ले लिए। अब इस पे क्या करना है कि मान लेते हैं यहाँ से समतल हम मिरर लिए, मतलब एक प्लेन समतल दर्पण। अब इस पे यदि हम यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं इस ऐनक पे, तो क्या हो रहा है, यहाँ से ये दर्पण से मतलब सीधे टकरा के यहाँ से देखिए ये मतलब परावर्तित हो रहा है। तो देखिए आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहेंगे, और जाने वाले किरण को टकरा कर जो जाती है उसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण, ठीक ना। अब देखिए इसके बीच में जो होता है एक अभिलंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एक लंब डाला जाता है। तो एन से इसको हम डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण बनता है इसको बोलेंगे हम आपतन कोण। तो हम इसको जो है ना परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, और इसको कोण आई से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ से कोण हो गया आई। अब देखिए यहाँ से परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, तो आपको लिख देना है परिभाषा की परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए इसको कोण आर से डिनोट करते हैं। तो आपको जो है ना ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना। यदि आप ये फिगर बना लेते हैं तो सारा परिभाषा आप अपने से लिख सकते हैं इसके नीचे। देखिए यहाँ जो तीनों एक ही बिंदु पे आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे जो मिल रहा है इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो यहाँ से आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब यदि तीनों एक ही पॉइंट पर मिले तो उसको हम बोलते हैं कैसी बिंदु बोलते हैं? तो आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहां से अब क्या करेंगे कि इसके बारे में हम एक एक परिभाषा लिख लेते हैं। अब बोलेंगे कि हम मतलब आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। तो ये सब आप सारा पॉइंट आप अपने से लिख सकते हैं। तो जैसे यहां से हम लिखेंगे कि देखिए आपतन कोण कोण आई से हम डिनोट किए, और जो है ना यहाँ से देखिए परावर्तन कोण आर से डिनोट किए हैं। तो अब देखिए इसका थोड़ा सा होता है, इसका ध्यान से रखिएगा कि आपतन कोण जो होता है ये बराबर होता है परावर्तन कोण के, जितना इधर होगा उतना ये होगा। यदि ये 45 डिग्री होता है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब आपतन कोण बराबर होता है हमेशा परावर्तन कोण होता है। दोनों कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ठीक ना। यदि आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा कंडीशन दे दे कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा मतलब ये कंडीशन सही है, तो आई बराबर आर दे देगा। तो देखिए ऐसा वाला कंडीशन को आप क्या करना है? सही करना है। ये नहीं कि आई लेस देन, मतलब जो है ना क्या करना, आई लेस देन आर या ग्रेटर देन आर, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है मेरा कि आपतित किरण। आपतित किरण हो जाएगा कि समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ से एक समतल सतह लिए हैं, इस पे पड़ने वाली किरण को हम क्या कह रहे हैं? आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद हो गया परावर्तित किरण। तो समतल सतह से टकराकर वापस मुड़ने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। चलिए अगला है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए समतल सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु हम कहते हैं। तो चलिए हम इसके अगला पॉइंट है कि अभिलंब। तो अभिलंब है कि अभिलंब किसको कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको क्या करना है? एक जगह लिख देना है, ठीक। यदि ऐसा पूछ भी देता है तो आपको क्या करना है? फिगर बना के अपने से आप लिख सकते हैं। चलिए हम इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है मेरा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण बोल रहा है किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे?
परावर्तन कौन कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम।